हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 27 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट ही क्यों? क्योंकि है ना, लगभग हर साल एनवायरनमेंट पे 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो इसी सेक्शन पे पूछे जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट सेक्शन पे हम कवर कर लेंगे, सो दैट हमारे आने वाली एग्जाम में हमें हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रैप्टर एमओयू। तो रैप्टर एमओयू जो है इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया। तो ये जो जो कोई हमारे कंजर्वेशन माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं इनका कंजर्वेशन के बारे में है, और किस रीजन में, तो अफ्रीका और यूरेशिया, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द रैप्टर एमओयू एक्सटेंड इट्स कवरेज टू 76 स्पीसीज ऑफ द बर्ड ऑफ प्रे, आउट ऑफ विच 46 स्पीसीज ऑक्योर इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो कुछ 76 स्पीसीज जो है वो यहाँ पे इसमें कवर की जाती है, और उसमें से 46 स्पीसीज जो है वो हमारे मतलब इंडिया में पाई जाती है, ऐसे 20 स्टेटमेंट है। देखिए यूपीएससी इस पे ऐसे भी कर सकता है कि 76 स्पीसीज पाई जाती है और इंडिया जो है यहाँ इसमें से सिर्फ मतलब थोड़ी स्पीसीज पाई जाती है या फिर कोई स्पीसी पाई नहीं जाती है, ऐसा यूपीएससी इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो हमें बस ये फैक्ट पता होना चाहिए कि कितने स्पीसीज है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर स्टेटमेंट ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीएमएस इसके तहत आता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, और हमें बता रहे हैं इनमें से कौन से करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो तीनों बातें हैं ये इसके तहत करेक्ट है। तो ये सबसे पहले माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए है ये अफ्रीका और यूरेशिया के, तो ये बात सही है। साथ ही साथ रैप्टर एमओयू जो है इसमें 76 जो स्पीसीज है वो कवर की जाती है, और उसमें से 46 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। और ये साथ ही साथ इट कम्स अंडर यूएन कन्वेंशन फॉर सीएमएस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, तो इसके तहत ये आता है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली हमारे यहाँ पे ना जो अप्रूवल दे दिया था एमओयू साइन करने के लिए अबाउट द कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया, जिसको रैप्टर एमओयू इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस एमओयू को रिसेंटली हमारे यहाँ पे मतलब अप्रूवल मिल गया था, और ये क्यों है, तो विद कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज विद साइनिंग ऑफ दिस एमओयू इंडिया विल बिकम द 54th सिग्नेटरी टू द एमओयू। ठीक है, तो हम इतने नंबर के कुछ हो गए, इतना नंबर याद रखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज द रैप्टर एमओयू एक्सटेंड इट्स कवरेज टू 76 स्पीसीज ऑफ द बर्ड ऑफ प्रे, आउट ऑफ विच 46 स्पीसीज इंक्लूडिंग वल्चर्स। ठीक है, वल्चर्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, फाल्कन्स पाए जाते हैं, ईगल्स, आउल्स, हॉक्स, काइट्स, हरीज, ये जो है ये सभी हमारे यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 46 स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है, ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 46 स्पीसीज हमारे यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट इज रैप्टर एमओयू जो है ना, ये सबसे पहले तो आर्टिकल जो 4 है ऑफ पैराग्राफ 4 सीएमएस का, इसके तहत ये एग्रीमेंट आता है, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, रैप्टर एमओयू लीगली ये जो है ये हमारा सीएमएस के तहत आने वाला, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट इज ये इसके बारे में जो है हमारा कि सीएमएस जो है दैट इज कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज और बॉन कन्वेंशन इज अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएनडीईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये जो है इसके तहत ये आता है। एंड द सीएमएस एम्स टू कंजर्व द माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज। इंडिया हैड बिकम द पार्टी टू सीएमएस सिंस नवंबर 1983। ठीक है, जो हम इंडिया जो है वो सीएमएस के कब से मेंबर है, तो 1983 से। ठीक है, तो आप तो जानते हैं जो कोई भी लगभग जो अच्छी बातें होती है ना, इंडिया जो है वो उसका मेंबर होता है। तो सीएमए जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए है, तो इंडिया जो है उसका मेंबर है। ये हमने मतलब जानबूझ के बता दिया कि जो कोई भी अच्छी बातें होती है लगभग हमारे लिए जो अच्छी होती है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो अच्छी होती है ना, इसका इंडिया अक्सर मेंबर होता है। तो अगर कोई बात जो है कि आपको अगर मतलब प्रॉब्लम आ जाए कि हम इसके मेंबर है या नहीं एनवायरमेंट रिलेटेड, तो अच्छी बात होगी तो हम इसके मेंबर होते हैं, ऐसे मतलब एलिमिनेशन में आपको यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द रामसार साइट इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लगभग 26 रामसार साइट है, वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से ये जो दिए गए ऑप्शन है वो लगभग न्यूज में थे किसी ना किसी वजह से, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए इसमें कौन से नहीं है रामसार साइट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कौन कौन से अष्टमुड़ी वेटलैंड, नेक्स्ट इज भीतरकनिका मैंग्रोव्स, चंद्रा ताल या फिर डोयांग लेक। तो इनमें से कौन सा है जो रामसार कन्वेंशन साइट में नहीं आता, तो वो है डी, दैट इज 4 जो यहाँ पे बताया गया डोयांग लेक, ये जो है वो रामसार कन्वेंशन साइट में नहीं आता। तो एक बार जो है ना वो सभी 26 देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है ना 13 के 2 पेजेस बना लिए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको मतलब ये बाद में भी रिवाइज करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले अष्टमुडी वेटलैंड केरला, नेक्स्ट भितरकनिका ओडिशा, ये तो आप जानते होंगे भितरकनिका ओडिशा में। और भितरकनिका जो है ना वो लगभग बहुत ही ज्यादा न्यूज में था पिछले एक साल भर से, वो तो मतलब अक्सर ही होता है, लेकिन हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो भितरकनिका के बारे में अच्छे से आप भी देख लीजिए। नेक्स्ट इज भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, देन चंदरतल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चिल्का ओडिशा, दीपरबिल आसाम, ईस्ट ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, हरिके पंजाब, होकेरा ये है जम्मू कश्मीर में, कंजली ये है पंजाब में, केवलदेव राजस्थान में। और केवलदेव आई थिंक ये हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसके तहत भी आता है, ठीक है, केवलदेव ये भी याद रखिए। नेक्स्ट इज कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, लोकतक लेक मणिपुर। लोकतक और केवलदेव ये जो दो है ना, ये हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी आते हैं, मतलब मॉन्ट्रिक्स में भी और रामसर में भी आने वाले ये दो है जो इंडिया के हैं। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या था कि जो ऐसी कोई जो वेटलैंड जो होते हैं, जो कोई भी अभी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मतलब खतरे में है, या फिर ये फ्यूचर में खतरे में होंगे, या फिर पहले से ही खतरे में है, जो कोई भी ऐसी जो वेटलैंड्स होती है उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में कवर किया जाता है, ठीक है। तो 11 और 3 जो है वो मॉन्ट्रिक्स और रामसर दोनों में है, केवलदेव और लोकतक। नेक्स्ट देखते हैं हमारे बाकी 13, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो पहले, तो देख लेते हैं इसके बारे में। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये आता है गुजरात में, पॉइंट ये जो है कैमरिल वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में, पोंग डैम लेक ये हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड ये भी हिमाचल प्रदेश में, रोपोर पंजाब में, रुद्रा सागर त्रिपुरा, सांबर लेक राजस्थान। सांबर लेक जो है ना ये न्यूज में है इस साल, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। नेक्स्ट इज सस्तम कोटा लेक दे ये है केरला में। आफ्टर दैट सुरिनसार मानसर लेक ये है जम्मू कश्मीर, सोमोरिरी ये है जम्मू कश्मीर में, देन अपर गंगा रिवर ये है उत्तर प्रदेश में, वेमनाड कोल वेटलैंड केरला में, एंड वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। तो ये जो दो है ये भी न्यूज में थे, वुलर लेक तो बाकी मतलब हमारे डिस्प्यूट इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से वुलर लेक जो था वो न्यूज में था, और जो वेमनाड है वो भी यहाँ पे कुछ मतलब इशू हो गया था पानी के बारे में, तो इसी वजह से ये भी न्यूज में है। तो अच्छे से एक बार जो सभी हमारे वेटलैंड जो इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन थंडरबर्ड इज रिलेटेड टू। तो ये जो क्वेश्चन है ना ऑपरेशन थंडरबर्ड, ये हमने हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज जो हम चलाते हैं रेगुलर, उसके मार्च मंथ में भी ये क्वेश्चन कवर कर लिया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हमने फिर से यहाँ पे एक्सपेक्टेड में ऐड कर दिया है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट क्या है, ये किसके बारे में है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इज टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रेड ऑफ आर्मी आर्म्स इन कंट्री, ठीक है, आर्म्स जो है हमारे यहाँ पे इलीगल जो ट्रेड है इसको कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट इज टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल इन द कंट्री, वाइल्ड लाइफ एनिमल का जो ट्रेड होता है इसको कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द इलीगल माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू इंडिया, ठीक है, मतलब इलीगल माइग्रेशन जो है वो कम करने के लिए ये ऑपरेशन थंडरबर्ड चला गया था। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द वैक्सीनेशन अगेंस्ट रूबेला, तो ये तो हमने एक ऑप्शन जो थे वो ऐसे डाल दिए थे, लेकिन ये जो है मतलब एनवायरमेंट का है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया थंडरबर्ड, ऑपरेशन थंडरबर्ड के बारे में। ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, ये भी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये जो है ना जो हमारा बोर्ड है, साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन थंडरबर्ड था ये इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ये इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। मतलब ये दोनों ऑपरेशन थे, सबसे पहले ऑपरेशन थंडरबर्ड और दूसरा चलाया गया था ऑपरेशन सेव कर्मा। और ये सेव कर्मा किसके बारे में था, तो जो टर्टल जो होते हैं इनके बारे में, उनको सेव करने के लिए सेव कर्मा था। और जो ऑपरेशन थंडरबर्ड था ये किसके बारे में था, टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड टिम्बर इन द कंट्री, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल और टिम्बर इन दोनों को ये कवर करने के लिए बनाया गया था। और इसके लिए WCCB को किसकी मदद दी गई थी, तो अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरपोल की मदद इसने ली थी। एंड टू एम टू एलिमिनेट पोचिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल ऑफ इंडिया, Operation Save Karma is turtle specific operation where over 15,000 live turtles were seized, ठीक है। तो ऑपरेशन सेव कर्मा था ये टर्टल के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग NGT, ठीक है। तो NGT जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। आई थिंक 2 साल से इस पे NGT पे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए इस साल। तो देख लेते इसके बारे में। द NGT हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, तो ये बात जो है वो आसान है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, मतलब ये सही है। नेक्स्ट जो है, द ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि इसके जो प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर कोड जो है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, इसके तहत नहीं आता है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल है NGT के, वो मतलब डिसीजन देने के, वो नेचुरल जस्टिस से मतलब होनी चाहिए, ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट है, और ये भी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा,
to be a chairperson of the tribunal, a person must be a judge of the Supreme Court or a chief justice of any high court। ठीक है, मतलब ये जो है इसका चेयरपर्सन बनने के लिए, एनजीटी का चेयरपर्सन बनने के लिए या तो ये जो व्यक्ति जो है वो एससी के जज होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज होनी चाहिए, या फिर कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ये बात है चेयरपर्सन होने के लिए। और ये जो है इसके बारे में ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। देख लेते हैं इसके बारे में। एनजीटी ये जो था वो अक्टूबर 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इसके तहत बनाया गया था। और इसको मतलब सबसे बेसिक काम क्या था, तो हुआ क्या था, सबसे पहले देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले आप तो जानते हैं जुडिशरी पे ओवरबर्डन है, और इसी साथ साथ जो कोई अगर एनवायरमेंट के केसेस होते ना वो भी बढ़ रहे थे हमारे इस रीजन में, इस समय में। तो होता क्या था कि एनवायरमेंट के बारे में डिसीजन देने के लिए एक अगर मतलब एक्सपर्टीज अगर होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मतलब ख्याल आया था। और इसी वजह से एनजीटी जो था वो बनाया गया था 2010 में। तो केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए इसके इन केसेस का डिस्पोजल करने का काम एनजीटी के पास होता है। बाद में इट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद द नेसेसरी एक्सपर्टाइज, जो हमने कहा कि एक्सपर्टाइज एनवायरमेंट रिलेटेड एक्सपर्टाइज यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए ये जो बॉडी थी ये बनाई गई थी। नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूनल बनाया गया था। द ट्रिब्यूनल शॉल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, मतलब ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है हमारा इससे बाउंड नहीं होगा, लेकिन नेचुरल जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल हमारा वर्डिक देते वक्त आना चाहिए। और ये बनाया क्यों गया था, तो मतलब स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। मतलब स्पीडी मतलब कितना, तो 6 महीने के भीतर कोई केस अगर फाइल हो गई है तो 6 महीने के भीतर उसका जो निपटारा है वो हो जाना चाहिए, ऐसा आता है एनजीटी के तहत। तो बाकी जो है इसकी प्रिंसिपल सिटिंग प्लेस जो है वो है न्यू दिल्ली में, और जो बाकी ट्रिब्यूनल की जो मतलब बाकी जो प्लेसेस है वो कहाँ पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, ये 4 जगह है, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। मतलब ऐसे भी इस पे क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है कि इनमें से कहां पे इसका जो मतलब एक सिटिंग प्लेस जो है वो नहीं है, ऐसे एनजीटी का सिटिंग प्लेस नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि 5 जगह है ना, तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म किया जाए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, न्यू दिल्ली इसका प्रिंसिपल सिटिंग प्लेस है, और साथ ही साथ भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई ये जो है ये भी इसके साथ तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम जो थी वो लाई गई थी रिसेंटली, तो इनमें से ये क्या ट्रू है इसके बारे में ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, द 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज बेस्ड ऑन द पोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये मतलब किस पे बेस्ड है, तो पोल्यूशन इंडेक्स पे बेस्ड है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज देयर द सीवियर पोल्यूटेंट जो होते हैं ना इंडस्ट्री के, दे कम्स अंडर द रेड कैटेगरी, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द मॉडरेटली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर अंडर व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कैटेगरी के तहत मॉडरेटली पोल्यूटिंग आते हैं, और जो सीवियर पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज आती है वो रेड कैटेगरी में आती है, ऐसा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें पता नहीं में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ये जो है ना वो किस पे बेस्ड है, तो पोल्यूशन इंडेक्स दैट इज पीआई पे बेस्ड है, ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। सेकंड जो है ये बात मतलब रेड से हम गेस कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा सीवियर पोल्यूटिंग होगी, तो ये भी है, मतलब सेकंड जो है ये बात भी सही है। लेकिन ये जो व्हाइट है ना ये इनकरेक्ट है। मॉडरेटली जो है इसके लिए ऑरेंज कलर है, व्हाइट जो है ना मतलब ये कोई पोल्यूशन नहीं करते, ऐसी इंडस्ट्री जो होती है वो व्हाइट कलर के तहत आती है। तो थर्ड हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये किसने लाया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा ये जो कलर स्कीम थी वो लाई गई थी, 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पोल्यूशन पोटेंशियल इंडेक्स। ठीक है, पोल्यूशन इंडेक्स जो था इसके बारे में ये स्कीम मतलब इसके बेस पे ये स्कीम बनाई गई थी। नेक्स्ट जो है 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर बेस्ड ऑन द पोल्यूशन इंडेक्स which functions of इसके functions क्या है, तो emission functions of the emissions that is air pollution, next is effluents that is water pollutants, next is hazardous waste generated and consumption resources। ठीक है, तो ये चारों बातें हैं, अच्छे से इनको देख लीजिए क्योंकि इस पर भी कोई क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें क्या है ना, पोल्यूशन इंडेक्स मतलब क्या है कि 0 से लेकर 100 तक नंबरिंग की जाएगी, और जितनी कुछ नंबरिंग है उसके हिसाब से एक रेंज बनाई गई है, और उस रेंज के हिसाब से 4 कैटेगरीज बनाई गई है। तो उनमें अगर अपनी इंडस्ट्री किस सेक्टर में आती है ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेड कैटेगरी मतलब क्या है कि इसका जो पीआई स्कोर जो है दैट इज पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर, ये अगर 60 या फिर उससे ऊपर होगा दैट इज वो होगी सीवियर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो टोटल 60 इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग शुगर, थर्मल, पावर प्लांट,
पेंट्स एंड अदर इंडस्ट्री आर अंडर इट, ठीक है। तो ये बात भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, शुगर जो है वो एक्सट्रीम सीवियर पोल्यूटेंट में आता है, पावर थर्मल पावर प्लांट ये भी आता है, पेंट्स जो है ये भी इसके तहत रेड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो 60 से ऊपर रेड कैटेगरी। नेक्स्ट जो है वो है ऑरेंज कैटेगरी, इसके बीच में सिर्फ 20 पीआई है, तो वो है 41 से लेके 59 तक, ठीक है। ये मॉडरेटली पॉल्यूटिंग सिटीज है और इसमें सॉरी इंडस्ट्रीज है, और इसमें 83 इंडस्ट्रीज है, जैसे कोल, वॉशरीज, आफ्टर दैट ऑटोमोबाइल सर्विस, एंड ये जो है इसके तहत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ग्रीन कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी जो नंबर है इसमें आता है 21 से 40, ये सिग्निफिकेंटली लो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, और इसमें टोटल 63 इंडस्ट्रीज जो है वो इसमें कवर की जाती है। और आखिरी जो है वो है व्हाइट कैटेगरी, इसका जो पीआई स्कोर है वो है 20, और इसमें जो कोई भी इंडस्ट्री जो आती है वो नॉन पॉल्यूटिंग है, ऐसे हम मतलब कह सकते हैं। और ऐसी 30 इंडस्ट्री जो है वो व्हाइट कैटेगरी के तहत आती है। दीज इंडस्ट्रीज आर exempted फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। अगर आपकी इंडस्ट्री व्हाइट कैटेगरी के तहत आती है तो आपको इंडस्ट्री बनाने के लिए कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी ये बात है हमारी 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ द इंडस्ट्री इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप ये जो हमारा एनवायरमेंट का सीरीज है वो अच्छे से चल रहा है। बताइए आपको ये पूरा सीरीज जो है वो हमारा कैसा लग रहा है, सो दैट हम आगे भी इस पे और अच्छे क्वेश्चन जो है वो बना सके। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।